विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद सर, दो बातें हमें समझाइए। हम सिर्फ मध्य प्रदेश पे आपसे फोकस करते हैं सर, बाद में छत्तीसगढ़ पर भी पूछेंगे। जो एक प्रश्न का हमारे उत्तर डॉक्टर सुधांशु ने नहीं दिया कि किसानों को जो पैसा जारी किया गया है, क्या आपको लगता है विनोद सर कि उसका असर वोटरों के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा? और दूसरा, ये लाडली बहना जो शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से तुरंत पहले ये शुरू किया, ये और दिग्विजय कमलनाथ की महत्वाकांक्षा, हालांकि दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले चुनाव में भी दूर थे, साथ थे, लेकिन बाहर से जो दिखता है, आपको लगता है कि अंदर उतना है, टिकट बंटवारे में उसका असर नहीं हुआ होगा, विद्रोह की आवाजें खूब आई हैं विनोद सर? देखिए, जहां तक किसान सम्मान निधि के पैसे की बात है, तो किसान सम्मान निधि कोई नई घोषणा नहीं है। उसके चुनाव से पहले सर, नहीं, जैसे उसकी एक तारीख फिक्स है जी, और उस फिक्स तारीख पे पैसा आता है। जैसे तनख्वाह लोगों की मिलती है, अब मान लीजिए 2 तारीख को वोटिंग और 1 तारीख को तनख्वाह आ जाए लोगों की, तो क्या करेंगे? तनख्वाह रोक देंगे क्या? मुझे और मैं इसको लेके जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि विलंब किया ये चुनाव की तारीख चुनाव के नजदीक करने के लिए। कुछ हर सरकार कुछ न कुछ तरीके से वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो जयराम जी ने अगर ट्वीट किया है तो हो सकता है उनके ट्वीट पर कोई आधार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसान सम्मान निधि की राशि आ गई। और जो आदमी सर, ये ट्वीट दिखा दिया, अगर एक बार हम पढ़ लें, पीएम किसान की 12वीं किश्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई, छठी 1 अगस्त 2020 को, 9वीं 9 अगस्त 2021 को, 12वीं 17 अक्टूबर 22, आज 15वीं 15 नवंबर 2023 को। अब सर देखिए ना, अगस्त से नवंबर, देखिए ये देखना, इसका विश्लेषण करना चुनाव आयोग का काम है कि क्या इसमें वाकई कोई सरकार का प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है ये एक रूटीन चीज है। हो सकता है सरकार ने का अपना एक उद्देश्य रहा हो कि इससे जो है, लेकिन मतदाता इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे मुझे नहीं लगता। वो किसी नई घोषणा से प्रभावित हो सकते हैं। ये पैसा आज नहीं मिलता, लाडली बहना से आज नहीं मिलता, 5 दिन बाद मिल जाता, लाडली बहना से मिल जाता, वो तो मिलना ही है उनको। लाडली बहना से सर, लाडली बहना के बारे में मेरा बड़ा दिलचस्प है। लाडली बहना का नारा अकेले शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं, बाकी अमित शाह जी के भाषण में कहीं उसका जिक्र नहीं है, मोदी जी के भाषणों में जिक्र नहीं है, नड्डा जी के भाषण में शायद हो तो हो। मतलब बीजेपी के केंद्रीय नेता तो लाडली बहना की बात नहीं कर रहा। शिवराज सिंह चौहान जरूर लाडली बहना की बात कर रहे हैं, और वो बार बार जो है उसको लेकर के कि भाई वो उनकी एक यूएसपी है। तो निश्चित रूप से एक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की थी। कांग्रेस ने उसका काउंटर दे दिया, वो 1200 रुपए दे रहे थे, तो कांग्रेस ने हम 1500 देंगे, योजना जारी रहेगी। फिर उन्होंने कहा हम 3000 रुपए दे देंगे। तो ये एक योजना है, लेकिन इसमें भी कई ऐसे हैं कि जैसे कुछ श्रेणियां हैं, अब जिनके पास ट्रैक्टर है उनके घर में नहीं मिलेगा लाडली बहना। तो जिसको मिल रहा वो तो खुश, जिसको नहीं मिल रहा वो नाखुश। तो ये दुधारी तलवार भी हो सकती है कि क्योंकि जब एक को आप टॉफी दें और दूसरे को न दें, 4 बच्चे खड़े हो और 2 को दें 2 को न दें, 2 जो खुश हो जाएंगे 2 नाराज हो जाएंगे, ये भी एक है। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने एक ये बड़ी योजना शुरू करके कोशिश की कि गेम चेंजर ये योजना साबित हो सके। कितना होगी कितना नहीं होगी ये 3 तारीख को हमको पता लगेगा। तीसरी बात आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वाली जो पूछी सर, देखिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, अखिलेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के रिश्ते बहुत गहरे हैं और ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है। बहुत जब सिंधिया जी थे कांग्रेस में तो सिंधिया एक तरफ होते थे, दिग्विजय और कमलनाथ एक साथ होते थे। दादा बैठे हुए जानते हैं इस बात को। और अब दिग्विजय और कमलनाथ ही हैं। टिकटों के बंटवारे में दोनों के बीच में तकरार हुई, तनातनी हुई, और एक रणनीति भी होती है नेताओं की कि उन्होंने 10 लोगों को वादा कर दिया कि हम तुम्हें टिकट दिला देंगे, उसमें 3 को 4 को दिला पाए, 6 को नहीं दिला पाए। तो वो 6 आगे जब घेरेंगे तो क्या करेगा? एक नेता कहता है कि दिग्विजय सिंह जाने, कमलनाथ जी ये कह देंगे, दिग्विजय सिंह के पास जाएंगे कमलनाथ जाने। लेकिन सर खुलेआम एक मंच पे आप और हम बैठे वैसे बोल दिया कि इनसे पूछो। अरे देखिए, वो मैं कह तो रहा हूँ, राजनीति में बहुत अभिनय होते हैं। सुधांशु जी बहुत बेहतर जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे नेताओं के अभिनय देखे हैं। समझे? अखिलेश जी भी जानते होंगे राजनीति में। अखिलेश जी गंभीर है आज। हमारे जो नेता हैं वो इतने अच्छे अभिनेता होते हैं, अगर उनको बॉलीवुड में भेज दीजिए तो अच्छे अच्छे कलाकारों की छुट्टी हो जाए। तो मुझे लगता है वो उनके जो हित है, राजनीतिक हित दोनों के इतने एक दूसरे से मिले हुए हैं। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि ये चुनाव कमलनाथ का चुनाव है, कमलनाथ से लड़ करके वो अपना नुकसान करेंगे। आगे के लिए वो खुद तो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति में है, उनको अपने बेटे को आगे स्थापित करना है। सिंधिया जा चुके हैं, युवा नेताओं में जयवर्धन सिंह एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा है, तो वो क्यों कमलनाथ से सीधा झगड़ा लेकर के अपने बेटे का भविष्य खराब करना चाहेंगे? व्यवहारिक बंटवारे में हुआ होगा, खींचतान तनातनी हुई, खत्म हो गई। जयंतदा आप किस तरह से यहां देखते हैं? देखिए 114 सीट कांग्रेस, फिर टूट गई, फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी, पुरानी बातें हो गई। आपको लगता है कि ये वैसे ही मध्य प्रदेश चलता आ रहा है उसी लीग पर,
या कोई ऐसा गेम चेंजर दोनों तरफ से, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से आपको देखने को मिला कि हाँ यहां कुछ बदलाव हो सकता है, या यहां ये कोई बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी, जो सरकार सत्य पे हैं उनके विरोध में जो लहर होता है, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। और राजस्थान जैसे 5 साल में बार बार परिवर्तन, मध्य प्रदेश में ये परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी परिवर्तन का संभावना अगर हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है और परिवर्तन नहीं होगा, तो वो भी साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो लेकिन मैं बार बार इसमें जोर दे रहा हूं कि बीजेपी का जो संगठन एंड स्ट्रैटेजी, और देखिए मोदी जी को आपको अच्छा लगे या ना लगे, देश में इस समय हो सकता है कि 2014 का लोकप्रियता नहीं है, हो सकता है उसमें भी डिसेंडिंग हो सकता है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर देखिए आप राहुल गांधी जी के, हम विनम्रता के साथ कहते हैं कि अमेठी में हार तो गए थे ना, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है, अखिलेश जी तो मानेंगे ना। तो इस समय राहुल गांधी जी को और किसी को, नॉन गांधी फैमिली को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी फैसला है जो चेंज करना पड़ा। तो वहां मोदी जी का आज भी जो कहते हैं मोदी जी को, उसको सम्मान करना, स्टेट लीडरशिप ऐसे नहीं है। आप कमलनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं, कमलनाथ जी के साथ हाईकमांड का क्या संपर्क है? कमलनाथ जी को कितना यूज किया गया है? राहुल गांधी ने तो ये भी प्रपोजल शरद पवार ने दिया था कि अमित पटेल के जगह पॉलिटिकल एडवाइजर करे, बनाया जाए। तो अभी ये भी मजबूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं इसके साथ सुधांशु जी के साथ सहमत हूं कि ये स्ट्रैटेजी है या मजबूरी है कि आपको क्षेत्रीय लीडरशिप को इस समय ज्यादा महत्व कांग्रेस को देना पड़ रहा है। सेंट्रलाइज्ड हो गया है बीजेपी, जो बीजेपी का स्टेट लीडर्स जो रोल था उससे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। ठीक, लेकिन फैसला क्या होगा वो तो तय करेंगे। लेकिन इस समय आप मोदी जी और अमित शाह जी का स्ट्रैटेजी के साथ लड़ाई है, जिसमें इतना आसान, जो आसान था कांग्रेस के लिए, वो आसान नहीं करने दिया बीजेपी ने। ठीक है दादा। आशुतोष जी, क्योंकि विनोद अग्निहोत्री सर और दादा ने मध्य प्रदेश की काफी बात कर ली, आप चाहें तो टिप्पणी अवश्य करें, अपनी राय रखें, लेकिन हम आपसे छत्तीसगढ़ को समझना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? रमन सिंह का पूरे अंत तक गायब रहना और बीजेपी का रमन सिंह को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करना मुख्यमंत्री के तौर पर या भूपेश बघेल के सामने, और ये आरोप भूपेश बघेल पर लग जाना भ्रष्टाचार का 508 करोड़ रुपए का, क्या कहीं कोई डेंट पहुंचा सकता है? आशुतोष जी। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एक जमाने में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे जी। इनकी राजनीतिक तासीर क्या? इनकी राजनीतिक तासीर हमेशा राजनीतिक स्थायित्व की रही है। 1993 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार बनी थी तो लगातार 10 साल उनकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 15 साल सरकार में थी, उसके बाद बदलाव हुआ वहां पे। मेरा मानना यह है कि इस बार छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार 5 साल से वहां पे भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, इन दोनों जगह पे किसी तरीके की अस्थिरता वहां के नागरिक नहीं चाहेंगे। दोनों जगह पे डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा और पॉलिटिकल जो अस्थिरता कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के अंदर थी, उसका निराकरण वहां की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत पिछले कुछ सालों में पैदा हुई है वो ये कि अपने स्थानीय जो क्षेत्रीय नेता है उनको लगातार कमजोर किया जा रहा है और उनको मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप में बड़े नेता है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं को बिल्कुल एक अननोन चेहरे के तौर पर तब्दील कर देते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने हर राज्य के अंदर कम से कम 2 से 3 बड़े नेताओं को स्थापित किया, जिनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी हारी। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले 5 साल में किसी रमन सिंह की जगह किसी दूसरे नेता को खड़ा करने की कोशिश की होती तो आज वो भूपेश बघेल को टक्कर देती। लेकिन बीजेपी
चूंकि खड़ी नहीं कर पाई, इसलिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी बात यह कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को किसी बड़े विपक्षी नेता के सामने मुकाबला करना होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरती है। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बड़ा नेता नहीं है, बुरी तरीके से वो हारे हैं। कर्नाटक के अंदर अपनी जो स्थायी नेता थे उनको जिस तरीके से धूल धूसरित किया, बुरी तरीके से हारे, और वहां कांग्रेस के पास 2 बड़े नेता मौजूद थे